दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान। आपका हार्दिक स्वागत है नोबल रील के इस विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है लेफ्ट राइट और सेंटर। जी हाँ, इस प्रोग्राम की नौइयत ये रहेगी कि मैं लेफ्ट साइड पे हूँ, राइट साइड पे हमारे डॉक्टर सलीम खान साहब हैं और सेंटर में हमारे गेस्ट मिस्टर फवाद शाहीन साहब हैं। इस प्रोग्राम की नौइयत कुछ इस तरीके से है कि बारी-बारी से हम अपने सेंटर में मौजूद गेस्ट से सवाल करेंगे। फवाद शाहीन साहब जो कि आज हमारे गेस्ट हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। फवाद शाहीन साहब सीनियर रिसर्चर हैं क्विल फाउंडेशन में। ये एक रिसर्च और एडवोकेसी ग्रुप है जो कि काम करती है ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज के इश्यूज के लिए। जैसे कि व्यूअर्स आप सबको पता है, दिल्ली राइट्स का फैसला आया है जिसमें दिनेश यादव जो कि कल्प्रिट है, इसको 5 साल की सजा हुई है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे फवाद शाहीन साहब से। फवाद शाहीन साहब, आप किस तरह देखते हैं कोर्ट के जजमेंट को जिसमें पहला जो है वो सजा हुई है दिनेश यादव को? जी, हमारे व्यूवर्स को इसके जी बारे में बताइए। जी, ये तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके लिए काफी वक्त से मेहनत हो रही है। ये केस जो है एक आगजनी का केस था। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक इलाका है भागीरथी विहार, वहां पे एक औरत का घर, मेन इसमें जो कंप्लेनेंट थी वो एक 70 साल से बूढ़ी एक औरत है और उसके कुछ परिवार वाले हैं। उसी दंगे के दौरान इनके घर को आग लगाई गई थी और उन्होंने इस दिनेश यादव को आइडेंटिफाई किया है उस मॉब के हिस्से के तौर पे जिसने आग लगाई थी। और इसमें एक बात हम लोग जान के चले कि कोई भी दंगा होता है तो उसमें दो तरह का केस होता है। एक होता है लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस के, पूरा दंगा भड़काया किसने। उसमें तो आज तक दिल्ली पुलिस का जो नैरेटिव है, जो वो नहीं मानती कि कपिल मिश्रा या प्रवेश वर्मा या जो बीजेपी के लीडर थे उनकी जो तकरीरें थी जहां वो बाकायदा लोगों को मारने की दावत दे रहे थे, आज तक दिल्ली पुलिस ने उनको अक्यूज नहीं बनाया है। तो लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में तो अभी भी पुलिस की तरफ से कोई हमको फायदा नहीं मिला है। लेकिन बहरहाल ये जो छोटे छोटे केसेस हैं, जो कि इंडिविजुअल इंसिडेंट्स हुए, कहीं आग लगी, कहीं पे लूट हुई, कहीं किसी को मारा गया, इन छोटे छोटे केसेस में क्योंकि इंडिविजुअल कंप्लेनेंट्स हैं जिनके साथ नुकसान हुआ, वो हैं, उनके परिवार वाले हैं जिन्होंने कंप्लेंट की है और वो इन केसेस की पैरवी कर रहे हैं, वो खुद चश्मदीद गवाह हैं। तो इसमें ये पहला केस है उस तरह के केसेस में जिसमें सजा हुई है। ऐसे कई और केसेस हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और ऐसे कन्विक्शंस मिलेंगे। इससे फवाद भाई, इससे मेरा पहले एक सवाल ये है कि आम तौर पर जब कोई फसाद होता है या कोई जुल्म होता है तो हम लोग पहला काम तो ये करते हैं कि उसकी वीडियो जो है वो लोगों को फैलाते हैं। फिर ये कि उस पे मजमून लिखते हैं, फिर ये कि उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर हम शिकायतें करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, वो लीडर कुछ नहीं कर रहा और वो फलाना कुछ नहीं कर रहा। लेकिन ये सब शोर शराबे के अलावा हम कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिसकी वजह से अदालत जो है वो किसी को सजा दे सके या पुलिस जो है वो कोई इक़दाम कर सके। इसलिए कि हमारे शोर शराबे से तो अदालत कोई फैसला नहीं करेगी और ना पुलिस जो है वो कोई एक्शन लेगी। तो ये जो फर्क है कि सिर्फ मातमबाजी के अलावा ये कोशिश की गई कि किसी को पकड़ा जाए और उसको जो है उसकी सजा दिलाई जाए। ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ये कैसे हुआ और इसके लिए किन लोगों ने क्या-क्या किया? जी, देखिए ये तो एक जनरल मसला है जो आप कह रहे हैं, हमारे लीगल कैपेसिटी का मसला है। लेकिन इस वक्त जब दिल्ली के दंगे हुए थे तो उसके फौरन बाद बड़े बड़े कैंप्स लगे थे जहां पे वकील गए थे दिल्ली में। मतलब मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी तादाद में वकीलों ने, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, मिल्लत के ऑर्गेनाइजेशंस ने और भी दीगर जो हमारे सिविल राइट्स के दोस्त हैं, एलाइज हैं, उन लोगों ने जाके वहां पे कैंप्स लगाए थे, लोगों से बात की थी और इंडिविजुअल से मिलके कंप्लेंट्स फाइल की थी पुलिस में। और ये बहुत बड़ी तादाद में फाइल हुई थी। मतलब उसकी गिनती भी करना मुश्किल है, लेकिन 750 से ऊपर केसेस हुए तो वो कम से कम 1500 कंप्लेंट्स फाइल हुई थी, तब 750 केस दर्ज हुए। और वो काम एक मतलब इस तरह से नहीं हुआ था कि हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बैठ करके कर रही है, बल्कि एक कलेक्टिव एफर्ट था।
उसमें दिक्कत फिर ये हुई, जो प्रॉब्लम आई बाद में, क्योंकि वो डिटेल्ड केसेस थे, कंप्लेनेंट्स थे, चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने खुद अपने सामने होते हुए देखा, इसलिए हमको ये आज एक कन्विक्शन मिला है दिनेश यादव का। आने वाले दिनों में हमको और भी कन्विक्शन मिलेंगे। लेकिन एक जो प्रॉब्लम हुई कि जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस था, दंगे कराए किसने, कौन असल जिम्मेदार है इसका, उसमें दिल्ली पुलिस का एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो पूरी तरह से सरकार के इशारे पे सीए एनआरसी प्रोटेस्ट को इसका जिम्मेदार कह रहे हैं, और कोर्ट में साबित करने के लिए यूएपीए केस भी चला रहे हैं। तो वो जो लार्जर कंप्लेंट थी उसके ऊपर कोई लीगली हम आगे नहीं बढ़ पाए। हमने ये भी देखा कि दंगा जब हो रहा था तो हाई कोर्ट में वकील पहुंचे थे और बार बार बोल रहे थे, हाई कोर्ट के जज कह रहे थे कि आप एक्शन लीजिए, अनुराग ठाकुर को गिरफ्तार कीजिए, प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार कीजिए, लेकिन वो नहीं हुआ, जज ट्रांसफर कर दिए गए। तो एक लार्जर, हम जानते हैं जो पॉलिटिकल माहौल है, जो इस वक्त सीए प्रोटेस्ट को एक खास नजर में देखने की कोशिश थी और बीजेपी की लीडर को बचाने के लिए, तो ये तो हुआ है। उसके बावजूद क्योंकि इंडिविजुअल लोग गए हैं, चश्मदीद गवाह हैं वो खुद, इसलिए ऐसे कन्विक्शंस होंगे। जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस है उसमें भी लेकिन हमको, मतलब आज हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं, सरकार ऐसी है, लेकिन उसकी जो एविडेंस है, सिर्फ वो वीडियो और स्पीच नहीं बल्कि लीगली उसको जो डॉक्यूमेंट करने का काम है, उसका भी एक बड़ा काम दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन ने, जो जफरुल इस्लाम खान साहब उसके चेयरपर्सन थे, उनकी निगरानी में एक कमेटी बनी, उसने एक रिपोर्ट तैयार की और वो जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसको भी डॉक्यूमेंट करके एक लीगल दस्तावेज तैयार है। तो कल को जब अगर माहौल बदलता है, ये सिस्टम, ये सरकार बदलती है, तो मुमकिन है कि उस पे भी कोई कार्रवाई हो सके, उस पे भी कोई पहल की जा सके। फवाद शाहीन साहब, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हम तो यही देख रहे हैं कि जैसे तालाब में बड़ी मछली होती है, छोटी मछली होती है, तो दिनेश यादव जो कि जिसने की आग लगाई और उसको आज कोर्ट ने सजा 5 साल की दे दी, लेकिन जो बड़े कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हैं, जैसे कपिल मिश्रा का नाम आ रहा है, अनुराग ठाकुर जी का आपने नाम लिया, जिन्होंने बोला गोली मारो सालों को, तो इन लोगों को अभी तक की इन पर कोई चार्जेस नहीं लगे हैं या ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। तो क्या अभी भी हम ये समझे क्योंकि ये बड़े चेहरे हैं, बड़े लोग हैं, इनके पीछे बड़े लोग हैं, तो अभी तक इनको अभी तक सजा नहीं मिल पाई? क्या हम इस तरीके से ये अभी समझे आपकी बात से? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा ही हुआ है। और इस केस में भी मैं कहना चाहूंगा, दिनेश यादव सिर्फ एक शख्स को सजा हुई है। वो जो आग लगी थी वो पूरा एक मॉब था, वो लोग मतलब बाहर से आए बहुत से लोग थे, एक शख्स आइडेंटिफाई हो पाया, तो फिर भी ये भी कम से कम कुछ ना होने से बेहतर है, कम इससे भी डिटरेंस होता है, इससे भी लोग थोड़ा पीछे हटते हैं। एक शख्स को तो सजा हुई, लेकिन इन छोटे छोटे केसेस में भी अभी बहुत बड़े बड़े मुजरिम हैं जिनको सजा नहीं मिली है, और आगे आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि मिलेगी। मेरा ये सवाल है कि जैसे ये तो बात सही है कि जिसने कॉन्स्पिरेसी किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि वो बड़े लोग जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं वो मैदान में नहीं आते, तो उनके खिलाफ जो है वो इस तरह का एविडेंस जमा करना, इवन जफरुल इस्लाम साहब की मैंने रिपोर्ट देखी, तो उसको जो है उन लोगों से रिलेट करना, उन्होंने ये तो बता दिया कि वो लोग आए थे, वो स्कूल में ठहरे थे, उन्होंने जो है वो जनाब ये किया, लेकिन जिनको हम ये कहते हैं कि जो बड़े बड़े शख्स है उनके साथ उनको रिलेट करना तो एक बहुत बड़ा जायज है टिकटॉक। लेकिन मैं ये सोचता हूँ और आपसे पूछता हूँ बल्कि कि ये जो लोग मैदान में नहीं आते और जिनको ये लोग इस्तेमाल करते हैं और उनको कोई सजा नहीं, ये एक सिनारियो है। और दूसरा सिनारियो है कि ये लोग लोगों को इस्तेमाल करते हैं और उनको सजा होने से नहीं रोक पाते। तो ये दो सिनारियो का ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, असल में तो लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये भरोसा होता है कि सजा नहीं मिलेगी। तो जब मैदान में भी लोगों को सजा मिलना शुरू होती है एक बार, तो हमने गुजरात में भी देखा, ठीक नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को सजा नहीं हो पाई, लेकिन वहां पे भी मिनिस्टर्स को, माया कोडनानी को और मंत्रियों को सजा हुई थी, जिसकी वजह थी कि एक बार नीचे सजा मिलना शुरू होती है तो धीरे धीरे कुछ फिर बातें खुलती हैं, ऊपर तक आता है। साथ में एक और चीज है, कानून भी इस बात को मानता है कि दंगा जो है कभी भी उसमें आप पूरे मॉब को सजा आसानी से नहीं दे सकते, और किसने क्या किया ये भी आप आसानी से नहीं बता सकते। एक मॉब है, किसने पेट्रोल डाला, किसने आग लगाई, किसने मारा, आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते। लेकिन जब एक पूरा मॉब साथ चल रहा है
तो एक टर्म है कॉमन इंटेंशन, कि सबकी एक कॉमन इंटेंशन थी, उससे ये काम कर रहे थे। तो वो जो आइडिया है कॉन्स्पिरेसी का, कि सबने मिल करके ये तय किया, उसमें इन छोटे छोटे जो चीजें हुई थी उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। कि कोई हेट स्पीच जो हुई, कोई भाषण, जैसे प्रवेश वर्मा ने और कपिल मिश्रा ने जो भाषण दिया, उसके फौरन बाद वायलेंस के इंसिडेंट शुरू हुए, उनके आसपास शुरू हुए, तो उसको रिलेट किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। और ये मतलब इस बार तो पुलिस के लिए बहुत आसान था, क्योंकि वीडियो एविडेंसेस मौजूद थे, उनकी तकरीर के भी, और उसके फौरन बाद प्रोटेस्ट साइट पे दंगा शुरू हुआ, प्रोटेस्ट साइट से बढ़ के मोहल्ले के अंदर गया, तो उस सबके वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं। अगर वो चाहते तो बहुत आसानी से रिलेट कर सकते थे, लेकिन बहरहाल वो तो आपको पता ही है कि वो काम नहीं हुआ। शाहीन साहब, पूरी सुनवाई के दौरान अभी मैं पढ़ रहा था, कोर्ट ने ये बोला कि ये प्री प्लान था, इसको प्लान किया गया था। कोर्ट क्या कहना चाहता है कि प्लान करने का क्या मतलब है? क्या किस तरीके से वो ये अंदाजा लगा रहे हैं, या क्या कुछ सबूत है इनके पास में, कोर्ट के पास में, जिसपे कोर्ट ने इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया कि ये प्री प्लान षड्यंत्र था और इसको अंजाम दिया गया है? देखिए, एक बहुत क्रूशियल चीज जो दिनेश यादव के कन्विक्शन में थी, कोर्ट ने ये बात को हाईलाइट किया कि वो उस इलाके का रेजिडेंट नहीं था। जब वो वहां का रेजिडेंट नहीं था, तो उस वक्त जब वायलेंस हो रहा है, तो वो वहां पे मौजूद क्यों था? ये एक बड़ा सवाल था जिसको उनका डिफेंस जवाब नहीं दे सका। इस तरह की और दूसरी चीजों की वजह से उन्होंने प्री प्लान से, जो हम कह रहे हैं कि ये टॉप से कुछ लीडर्स थे, उन्होंने बाकायदा करवाया था, कोर्ट का मतलब, बहरहाल कोर्ट वहां तक तो नहीं गया, लेकिन कोर्ट ने यह जरूर कंसीड करना पड़ा उनको, उस क्राइम का नेचर देखते हुए, कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, अचानक से कोई झड़प हुई और एक आगजनी हो गई, वो मामला नहीं था। बाहर से लोग आए थे, उनके पास आग लगाने के लिए पूरा सामान था और उन्होंने आग लगाई। ये अपने आप में बताता है कि एक प्लानिंग हुई, उसके लिए तैयारी की गई और फिर एक जुर्म को अंजाम दिया गया। अच्छा, फसाद के फौरन बाद एक वीडियो आई थी जो एक खास गांव की थी, जिसमें से बहुत सारे लोगों को लाया गया था, और वो जो उस गांव के लोगों ने, जो उसके बुजुर्ग थे, उन्होंने ये कहा भी कि भाई हमारे नौजवान गए वगैरह। तो वो वीडियो, और फिर ये कि जफरुल इस्लाम खान साहब की रिपोर्ट, और वो भी जफरुल इस्लाम खान साहब ने जो रिपोर्ट बनाई, वो कोई एक आम एनजीओ के तौर पर और एक इंडिविजुअल की रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि वो माइनॉरिटी कमीशन जो एक आईनी इदारा है, उसके चेयरमैन थे, और वो माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है। मतलब ये कि अगर जफरुल इस्लाम खान साहब नहीं भी हैं, तो वो अपने बाद वाले माइनॉरिटी कमीशन चीफ को वो हवाले करते हैं। तो ये बात जब इतनी ऑथेंटिक जो है वो इदारे की तरफ से तमाम एविडेंसेस के साथ तैयार करदा एक रिपोर्ट मौजूद है, तो इसके बावजूद हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि जब तक के इक़्तिदार में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये रिपोर्ट जो है वो कारगर नहीं हो सकती? नहीं, वो सिर्फ इक़्तिदार की तब्दीली की बात नहीं है। बात तो वो कानून का जो अपना प्रोसेस होता है, अब उसके हम अगर पोस्टमार्टम में जाएंगे, तो एक तो कोर्ट की तरफ से सबसे पहले तो इसमें जो लापरवाही हुई वो कोर्ट की तरफ से हुई। जब को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप पेश कीजिए, अरेस्ट कीजिए अनुराग ठाकुर को, कपिल मिश्रा को, और उस हाई कोर्ट जज को ट्रांसफर कर दिया गया, तो एक मैसेज चला गया कि ये इसके ऊपर आपको कदम नहीं उठाना है। तो कोर्ट की तरफ से भी पूरा मामला रुक गया। और ये जो माइनॉरिटी कमीशन की भी रिपोर्ट थी, जो एक तो जफर साहब ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था, एक जो डिटेल्ड रिपोर्ट आई थी जिसने बाकायदा कनेक्ट किया इसके उनके स्पीचेस को और उसके बाद के वायलेंस को और इंसिडेंट्स को ब्रेक डाउन किया, डेमोन्स्ट्रेट किया कैसे ये एंटी मुस्लिम वायलेंस था। अब उसको वो रिपोर्ट की हैसियत ऐसी हो गई कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो उसको डिनाई करना चाहती है। मतलब वो ना उगलते बने ना निकलते बने मामला हो गया है। और फिर इससे पहले कि उस रिपोर्ट को लेके कोई कानूनी कार्रवाई होती, फौरन ही किसी अननोन से लॉयर ने उस रिपोर्ट के खिलाफ एक पिटीशन दायर कर दी कि ये जो है एक बायस्ड रिपोर्ट है वगैरह वगैरह, और इस रिपोर्ट को कैंसिल किया जाए, जिसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है। मतलब रिपोर्ट कैंसिल नहीं होती, आप एविडेंस के दायरे पे उसको टेस्ट करते हैं, या तो सही होती है या गलत होती है। तो उसके डिफेंस में जाहिर है, जब आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी रिपोर्ट झूठी है, तो फिर उसके डिफेंस में आप कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट ने भी उसको एंटरटेन नहीं किया, लेकिन उस सब की वजह से ये जो लीगल प्रोसेस हुआ, तो उसके आगे की जो कानूनी कार्रवाई होनी थी वो कभी हुई नहीं, और आज तक वो उसी वजह से रुकी हुई है।
फवाद शाहीन साहब, पिछले मंगलवार को कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें जो 6 मुस्लिम कसूरवार थे उनको जमानत दे दी गई है, जिसका विरोध करना चालू कर दिया जो अपोजिट पार्टी है। इसी तरह हमने ये देखा कि अभी जो धर्म संसद हुई थी उसके लिए जब यतीन नसीमानंद को अभी जब सुनवाई के लिए ले जाया गया, तो जो दूसरा पक्ष है उसने इस बात की भी मांग करनी चालू कर दी है कि जो मुस्लिम धर्म संसद हुई थी उसमें भी जो लोग दोषी हैं उनको भी सजा दी जाए। तो एक तरीके से एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि अगर हमारे खिलाफ अगर कुछ करना है तो हमारे विरोधी जो है उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपको लगता है क्या इससे माहौल जो है वो तो टेंस होगा ही, लेकिन क्या कोर्ट भी आने वाले वक्त में प्रेशर में आएगी? क्योंकि इस तरीके से अगर ये हरकत करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट अगर हमारी जो जजमेंट देती है उसके खिलाफ अगर ये जाएंगे, तो क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या कोर्ट भी प्रेशर में आ सकती है? देखिए, कोर्ट तो प्रेशर में आती है, ये बात हम अब कई बार देख चुके हैं। लेकिन ये जो दूसरी वाली चीज है कि आप उनके ऊपर किया है तो हमारे ऊपर किया है तो उनके ऊपर भी कीजिए, हिंदू पे किया है तो मुसलमान पे भी कीजिए, एक हद से ज्यादा आप मुतासिर नहीं कर सकते, क्योंकि अपने कुछ तकाजे होते हैं। अब ये आप पिछले जो मोहम्मद ताहिर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, शिव विहार का केस है, एक मिठाई की दुकान में जो आगजनी वगैरह हुई थी, उसमें एक शख्स की डेथ भी हुई थी, दिलबर नेगी। उसका बड़ा हल्ला था, और आप जैसा बता रहे हैं उनको बेल मिलने पे बहुत हंगामा हुआ। तो ये केसेस असल में एक बंच ऑफ केसेस हैं। जो जब मैं जो बता रहा था, बड़ी तादाद में कंप्लेंट्स मुसलमानों ने फाइल की और बताया कि किस तरह ये दंगा हुआ है, तो पुलिस ने जब उन कंप्लेंट्स को एफआईआर बनाया, तो कई जगह पे जो उन्होंने अक्यूज्ड लिखा था नाम, या नाम नहीं भी लिखा था, बोला था कि मॉब आया था, हिंदू नारे लगा रहा था, एंटी मुस्लिम नारे लगा रहा था, उनको अक्यूज बनाने के बजाय खुद कंप्लेनेंट को अक्यूज बनाया। या कई जगह पे ऐसा हुआ कि अननोन पर्संस को अक्यूज बना के उसमें फिर मुसलमानों को अरेस्ट किया। और एक तरह से इस पूरे केस दिल्ली दंगे का जो ये हुआ है, उसमें दो तरह के केस हो गए। एक वो केसेस हैं जो विक्टिम्स के कंप्लेंट्स पे फाइल हुए हैं, दूसरे वो केसेस हैं जो पुलिस की शय पे ऐसा लगता है फाइल हुए हैं। और वो जो केसेस थे, जिसमें से कि ये वाला केस भी है जिसमें बेल हुई पिछले हफ्ते, वो अब अनरेवल होना शुरू हो रहे हैं। क्योंकि इस बेल में भी, ये बेल भी इनको क्यों हुई, उसकी वजह ये है कि पुलिस ने जो एविडेंस प्रेजेंट किया वो ये था कि ये 6 लोग उस इलाके में देखे गए थे। जब उसका जाहिर है, जब उसकी तफ्तीश हुई तो यह हुआ कि वो लोग दिन के वक्त उस इलाके में कहीं देखे गए थे। जाहिर है, प्रोटेस्ट साइट थी, ये 24 फरवरी का वाकया है, 24 फरवरी को प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट साइट के ऊपर वो लोग शायद मौजूद रहे होंगे। उसके बाद रात के वक्त में, जब रात के वक्त ये आगजनी का केस हुआ और इनके ऊपर इल्जाम लगाएगा कि इन लोगों ने किया, तो कोर्ट का कहना ही ये था कि आप ये बता ही नहीं पाए कि ये आगजनी के वक्त में वहां पे मौजूद थे। आपका जो भी एविडेंस है वो ये है कि दिन के वक्त इनको वहां देखा गया था, जो ऑलरेडी एक चहल पहल की जगह थी, मार्केट एरिया था, कोई भी वहां हो सकता है। तो ये बेसलेस केस था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अकेला मामला नहीं है, ये तो बेल हुई। एक दो मामले और ऐसे हुए हैं जहां कंप्लीटली मतलब लाफेबल थी पुलिस की एविडेंस, और कोर्ट ने बेल नहीं बल्कि डिस्चार्ज किया लोगों को। एक पिछले साल मार्च में एक केस डिस्चार्ज हुआ था, वो इमरान और बाबू करके, बहुत उस वक्त चर्चा भी हुई थी कि ये दो क्रिमिनल्स हैं और दंगाई हैं, इन्होंने एक हिंदू लड़का कोई राहुल है उसको गोली मारी। कोर्ट ने इस बिना पे उनको डिस्चार्ज किया कि वो जिस राहुल की बात हो रही है, सोशल मीडिया पे भी हुई, पुलिस के दस्तावेज में भी हुई, वो राहुल कहीं मौजूद ही नहीं है। पुलिस का कहना है कि वो अस्पताल में था, हम अस्पताल गए तो वो डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद हम उससे मिल नहीं पाए। तो आपने किसी पर गोली चलाने का, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया हुआ है, जिस आदमी पे गोली चली है उसको आप आज तक ला ही नहीं पाए कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने छोड़िए, आप उसका स्टेटमेंट तक नहीं ला पाए कोर्ट के सामने। तो एक मतलब ये तो बिल्कुल हंसी उड़ाने वाली चीज है। तो कोर्ट ने उस केस में ट्रायल भी नहीं किया, उसको डिस्चार्ज कर दिया। ऐसे ही जो बहुत चर्चित केस हुआ था ये शाहरुख पठान का, कि ये उसकी तस्वीर बड़ी चली कि ये गोली दाग रहा है हवलदार के ऊपर और पुलिस को मार रहा है। शाहरुख पठान को फेस बना दिया गया कि देखिए ये मुस्लिम दंगाई थे। शाहरुख पठान को भी उनके ऊपर जो संगीन आरोप लगे थे उन सब में डिस्चार्ज कर दिया है कोर्ट ने। उसकी वजह यह है कि तस्वीर जो है वो पूरी सच्चाई नहीं बताती है हमेशा। तस्वीर अक्सर एक एंगल से ली जाती है, एक सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करती। उससे ना तो कोई बंदूक रिकवर हुई, वो तस्वीर की वैलिडिटी पे भी कोर्ट ने सवाल किया। फिर यह भी बात हुई कि उसका वाकई में क्या इंटेंशन था, वो क्या दंगा करने के लिए गया था, या वहां पे वो बोल रहा है कि उसकी बहन थी वहां पे प्रोटेस्ट में, उसको लगा कि एक
उसको खतरा है, तो उसको बचाने के लिए जो एक ह्यूमन इमोशन होता है, बहरहाल उनका केस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है तो इसलिए मैं और तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत मानाखेज है कि जिस आदमी को फेस बनाया गया कि ये मुसलमानों ने दंगा किया, उस आदमी पे भी जो सबसे संगीन आरोप थे उसमें उसको डिस्चार्ज मिल गई। तो इसी से आपको पता चलेगा कि पुलिस ने जो केसेस किए हैं उनकी क्वालिटी क्या है, और कन्विक्शन अल्टीमेटली अभी तक उन्हीं केसेस में हो रहा है, उसी एक केस में हुआ है जहां वाकई एक विक्टिम था, वाकई एक इंसिडेंट हुआ और विक्टिम्स ने जाकर के गवाही दी, आइडेंटिफाई किया और कन्विक्शन कराया। अच्छा फवाद साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से है जो कि डेटा कलेक्ट करती है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि 2 तरह के लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया या उनके खिलाफ जो है वो केसेस बनाए गए। एक तो वो लोग हैं कि जो उस इलाके में रहते थे जहाँ पे के फसाद हुआ, और वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, या ये कि वो उनके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने कभी न कभी कोई ज़्यादती भी की होगी वल्लाह वाला। लेकिन एक वो लोग भी हैं कि जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो लोग सीएए और एनआरसी की तहरीक चला रहे थे और सरकार ने ये सोचा कि ये अच्छा मौका है और इनको इसमें जो है वो फंसा दिया जाए, ताकि कोई और जो है वो इस तरह की जो है मूवमेंट चलाने की या इस तरह का जो है वो आंदोलन करने की हिम्मत ना करे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो लोग गिरफ्तार हैं, उनमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह से हैं कि जो आंदोलनकारी थे और उनको ज़बरदस्ती फँसाया गया, और कितने लोग ऐसे हैं कि जो उन इलाकों में रहते थे और उनको इसमें जो है उनके खिलाफ मुकदमा किया गया? कोई नंबर्स अगर आपके देखिए, पास हो? जी जी, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। नंबर्स तो ये है कि 1753 लोग गिरफ्तार किए दिल्ली पुलिस ने टोटल, 755 केस रजिस्टर हुए और 1753 मतलब वो तादाद थी जो उन्होंने दी, जो लोग गिरफ्तार हुए। उसमें भी रिलीजन वाइज ब्रेकअप आप अगर कीजिएगा तो 820 उसमें हिंदू हैं और 933 मुसलमान हैं जिनको गिरफ्तार किया। अब इसमें जो एक्टिविस्ट वाला सवाल जो आप कर रहे हैं, ये पेचीदा इसलिए है कि आज की तारीख में कोई कहने को तैयार नहीं है कि मैं सीए प्रोटेस्ट में था, क्योंकि उनके जो लॉयर हैं वो उनको यही बता रहे हैं, हालांकि किसी का प्रोटेस्ट में होना कोई दलील नहीं है, लेकिन पुलिस ने ये पूरा नैरेटिव बनाया है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 23 प्रोटेस्ट साइट थे, वो 23 के 23 इलीगल थे और उनमें जितने लोग थे उन्होंने दंगा भड़काने का काम किया। तो ये पुलिस के नैरेटिव की वजह से आज की तारीख में कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं एक्चुअली एक्टिविस्ट था या मैं प्रोटेस्ट का हिस्सा था। बहरहाल क्लियर तौर पे हम ये जानते हैं कि जो सबसे बड़ा केस है दिल्ली दंगे का, जो यूएपीए का केस है, उसमें 18 लोग गिरफ्तार हैं और वो 18 में से बहुत कम 3 लोग ही, सिर्फ 4 लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं, बाकी और वो चारों भी एक्टिव, ताहिर हुसैन हैं, बाकी लोग अथर जो हैं, गुलफिशा हैं, ये सब लोग एक्टिविस्ट ही हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सोशल लीडर्स हैं। इशरत जहां, खालिद भाई करीब के ही हैं। बाकी सारे लोग वो हैं जो नॉन एक्टिविस्ट हैं, जिसमें के उमर खालिद भी आ जाते हैं, खालिद सैफी, मीरान हैदर, बहुत सारे और लोग, मैं सबका नाम नहीं लूंगा अभी। तो वो 18 लोग क्लियरली स्टेट ने भी उनको कहा है कि ये एक्टिविस्ट थे और इसलिए हम इनको और इन्होंने दंगा कराया, इसलिए हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। बाकी उसमें यह भी है कि उन 18 के अलावा कई दर्जन लोगों को, खास करके जामिया के स्टूडेंट्स को, इस इन्वेस्टिगेशन में इंटेरोगेट किया गया, उनसे पूछताछ हुई, और वो इंटेरोगेशन भी किसी क्राइम के लिए नहीं था, बेसिकली उनके इंटिमिडेशन के लिए था कि जो आप कह रहे हैं कि आइंदा वो ऐसी कोई चीज ना करें। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जामिया के और दूसरे एक्टिविस्ट हैं जिनकी इंटेरोगेशन हुई, जिनको परेशान करने की कोशिश की। और तो वो एक यूएपीए का वो एक केस है जो चर्चित भी है, जो चल रहा है। बाकी जो 754 केसेस हैं जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए हैं, उनके बारे में आज की तारीख में कोई भी नहीं कहने को रेडी है कि मैं सीए प्रोटेस्ट में था और मेरे ऊपर ये केस हुआ, क्योंकि इस तरह का नैरेटिव, मतलब वो जो उनकी कोशिश थी पुलिस की कि लोगों को प्रोटेस्ट से दूर किया जाए, आइंदा ऐसी चीज ना की जाए, एक हद तक वो कामयाब हुई है कि लोग आज खुद से ये कहने को तैयार नहीं है कि हम उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। फवाद साइन साहब, एक जो बड़ी चिंताजनक स्थिति पैदा होती चली जा रही है और आपने अपने जवाब में भी इसका बार बार जिक्र किया है, वो है हमारे देश की पुलिस की भूमिका।
अक्सर हम ये देखते आए हैं कि पुलिस की भूमिका के ऊपर अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ इंसिडेंट से देखा जा रहा है कि पुलिस की भूमिका बिल्कुल नेगेटिव होती चली जा रही है। और ये जो पीड़ित समाज है, जो माइनॉरिटी समाज है, उसके खिलाफ खुल करके कहीं ना कहीं हमारा जो पुलिस का महकमा है वो सामने आता है। चाहे वो चूड़ी बेचने वाले का केस हो मध्य प्रदेश में, जहां पर खुद कल्प्रिट को जो है वो सजा दे दी जाती है और ये घोषित कर दिया जाता है कि नहीं, ये बच्ची को छेड़ रहा था। या दिल्ली के राइट्स में जिस तरह आपने बताया जो पुलिस की भूमिका रही, आने वाले वक्त में पुलिस की इस प्रकार की जो निगेटिव जो भूमिका बनती चली जा रही है पीड़ितों के खिलाफ या माइनॉरिटीज के खिलाफ, इससे कैसे बचा जाए और इस स्थिति को कैसे चेंज किया जाए? क्योंकि पुलिस हर बार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो जाती है और पीड़ित समाज के खिलाफ ही वो एविडेंस बना देती है या इस तरीके का खेल रच देती है कि पीड़ित समाज उससे और ज्यादा परेशान हो जाता है। देखिए, एक हद तक तो समाज में जो ताज्जुब है उसका जाहिर है, पुलिस भी समाज का हिस्सा है, उसका शिकार है। लेकिन आप जिन चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो ताज्जुब की वजह से नहीं हो रही है, वो एक पॉलिटिकल डायरेक्शन की वजह से हो रही है। अब ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ही अगर आप ले मामला, तो जैसा मैंने बताया, इसमें पुलिस के अपने आंकड़े बताते हैं कि 820 हिंदुओं को उन्होंने गिरफ्तार किया है और 933 मुसलमान हैं। ये आंकड़े के पीछे की जो कहानी है, जाहिर है जब दंगा हुआ, कंप्लेंट्स होना शुरू हुए, एफआईआर होना शुरू हुए, तो जो विक्टिम्स थे उनके कंप्लेंट्स थे, उन्होंने अक्यूज को आइडेंटिफाई किया। पुलिस का जो काम है कि उसने उन लोगों को गिरफ्तार किया। एक नेचुरल सा जो है प्रेशर भी था, बहुत विक्टिम्स उस वक्त मौजूद थे, कैंप्स लगे हुए थे, तो पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। ये फरवरी में दंगा हुआ, मार्च अप्रैल में कंप्लेंट्स फाइल हुए, गिरफ्तारियां शुरू हुई। 8 जुलाई को दिल्ली पुलिस का के जो स्पेशल कमिश्नर हैं, उस वक्त स्पेशल कमिश्नर थे परवीर रंजन, वो स्पेशल कमिश्नर ने बाकायदा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के पुलिस को एक लेटर भेजा, एक नोटिस भेजा कि हिंदू कॉलोनीज में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रिजेंटमेंट पैदा हो रहा है कि आप इतने हिंदुओं को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में एहतियात करें और हिंदू रिजेंटमेंट को भड़कने से रोकें। तो ये क्लियर रिटन लेटर है एक स्पेशल कमिश्नर का, जिसके बाद फिर ट्रैक चेंज होता है, जिसके बाद पुलिस जाकर के केसेस में भी जो है वो दूसरे लोगों को अक्यूज बनाने लगती है, एफआईआर भी दूसरे तरफ से फाइल करने लगती है और पूरा एक सिलसिला चलता है। इवन उस दंगे के दौरान, मतलब इसका बहुत हमने चश्मदीद गवाह ऐसे देखे जो बता रहे थे कि मॉब आ रहा है और पुलिस बैठी हुई थी और पुलिस ने कुछ किया नहीं। उसकी वजह भी, मतलब पुलिस वालों ने खुद बोला कि अगर हमको इशारा दिया जाता कि कुछ करना है तो हम करते। जिस दिन वो सरकार को दंगा रोकना था तो अजीत डोभाल को एक बहुत ही थिएट्रिकल अंदाज में वहां भेजा गया और उन्होंने फ्लैग मार्च किया सारे पुलिस के गाड़ियों के साथ, उस दिन दंगा रुक गया। तो ये इस वजह, मतलब इसमें जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो महज ताज्जुब की या पुलिस के बीच में नफरत पैदा हो गई है उसका सवाल नहीं है। ऊपर से डायरेक्शन आता है, पॉलिटिकल डायरेक्शन आता है, तभी पुलिस आउट ऑफ द वे जाकर के ऐसे फंसाने का और उसका काम शुरू करती है। वरना इतने बड़े केस में, इतने बड़े मामले में सेल्फ मोटिवेटेड होकर के कोई भी पुलिस वाला जो है वो ऐसे इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं बनने वाला है। फवाद साहब, एक जो आपने अभी डिटेल्स बताई, जो नंबर्स बताए और अभी जो आपने उसको एक्सप्लेन किया, इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि अगर लोग जो है वो खामोश बैठने के बजाय, अपनी तकदीर को दोष देने के बजाय या मायूस होने के बजाय कि भाई सारे लोग हमारे दुश्मन हो गए हैं और सारा मीडिया हमारा दुश्मन हो गया है और सारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा दुश्मन हो गया है, अगर वो इस मायूसी का शिकार होने के बजाय आगे बढ़े और अपने हुकूक को हासिल करने के लिए कंप्लेन लिखाएं, और तो वही पुलिस जिसने के कोई एक्शन नहीं लिया था, जिसके बारे में ये शिकायत थी लोगों को कि भाई उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की, उसने 800 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और फिर ये कि वो क्लियर कट अगर वो बीच में डायरेक्शन नहीं आती तो हो सकता है कि ये जो नंबर्स है ये इस तरह के नहीं होते, बल्कि जो है वो जैसे 50-50% कर दिया गया कि भाई हाँ देखो उसको पकड़ा तो तुमको भी, जैसा ये अभी अकील भाई बता रहे थे कि हमारी जो है वो तकरीर पे तो उनकी तकरीर पे क्यों नहीं। तो ये जो बैलेंसिंग करने से पहले तक की जो सिचुएशन है वो ये बताती है कि सारी चीजों की मुखालिफत के बावजूद अगर लोग हिम्मत करके पुलिस के पास जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन से मदद लेने की कोशिश करें और उस सिस्टम को ठीक ठाक फॉलो करें,
और जो उनको डराया जाता है या इंडिविजुअल डरता है, तो वो सिचुएशन को जो है वो मतलब पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की सिचुएशन कभी भी कहीं भी हो सकती। तो मैं इस हवाले से पूछ रहा हूँ कि लोगों को फसाद के बाद ऐसा क्या करना चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो अपने हक में जो है वो इस्तेमाल कर सकें या एडमिनिस्ट्रेशन से अपने हुकूक हासिल कर सकें, या जो लोग फसाद में इन्वॉल्व थे उनको जो है वो सजा के कगार पे पहुंचा सकें। इसके लिए क्या-क्या करना चाहिए कानूनी एतबार से, ये बताया। जी नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कागज की जो लड़ाई होती है वो अल्टीमेटली कारगर होती है, और उसमें आप जब ये कंप्लेंट फाइल करना सिर्फ ये नहीं है कि आपने जा करके एक चिट्ठी दे दी। असल में ये डॉक्यूमेंटेशन का काम है कि कोई भी इवेंट हुआ, हमको पता है कि ये हुआ, लेकिन जब तक कि वो कागज पे नहीं होगा और उसको उसकी गवाही देने वाला कोई नहीं होगा कि मैंने ये देखा, मेरे सामने हुआ, तब तक कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है आगे जाकर के आपकी किसी भी लड़ाई में, किसी भी इंसाफ की लड़ाई में। हमारा जो पूरा वर्ल्ड सिस्टम है अभी, वो इसी के ऊपर चलता है कि आप उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, उसको कागज पे लेकर आइए, कौन बोल रहा है, किसने देखा, इन सब चीजों का लॉजिकल और जो एक्यूरेट चेन है वो बनाइए और उसको परसू कीजिए। उसमें जो सारी मुश्किलात हैं वो पेश आएंगी, लेकिन हमने देखा, इस अभी भी हमने देखा कि अब जिस भी हद तक हो, सारे मुखालफत के बावजूद जो पहला कन्विक्शन हुआ है वो एक जेन्युइन केस में हुआ है। तो अभी भी वो यूएपीए में, जाहिर है बहुत से हमारे साथी जेल में हैं, उनको बहुत परेशानी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी उनकी उम्मीद खत्म हो गई। हमको पता है उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, तो अल्टीमेटली उनको छोड़ना ही पड़ेगा कोर्ट को। तो वो देरी होगी, लेकिन वो जो कागज की लड़ाई है वो अपने आप वो खत्म नहीं, मतलब वो कहीं पे भी फेल करने के उसके चांस कम है, देर से होगी लेकिन उसमें सक्सेस होगी। जो मिली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, लोग तो अपने लड़ाई लड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन वो मॉरल सपोर्ट देना, ये सपोर्ट देना कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कुछ बुरा होगा तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, ये मॉरल सपोर्ट दे करके लोगों के साथ खड़े रहना, यही असल जिम्मेदारी है। वो वकील करना और वो सब तो चीजें होंगी। जब आप कानूनी लड़ाई लड़िएगा तो वकील उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप वकील भी कीजिएगा, आप सारे प्रोसेस को भी फॉलो कीजिएगा, लेकिन सोशल सपोर्ट और वो समाज में वो मॉरल सपोर्ट ना हो तो ये लड़ाई को इंसान लड़ नहीं सकता है। तो जहां पर भी वो मॉरल सपोर्ट मिला है, सोशल सपोर्ट मिला है, वहीं लोग ये लड़ाई लड़ पाए हैं। साथ में एक छोटी सी चीज मैं और कहूंगा, अभी हमने अपने कुछ दिनों पहले देखा त्रिपुरा में जो दंगे हुए थे, दंगों के दौरान एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हुआ, मतलब उनको रोकने के लिए, और वो वहां के जो लोकल लोग थे वो बहुत ईमानदारी के साथ, मतलब तस्वीरें लेना, इंसिडेंट कहां पे हुआ, किसने कितने बजे हुआ, करने वाले लोग सामने से कौन दिख रहे थे, इन सब चीजों को हैंड टू हैंड रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। बड़े पैमाने पे लोगों ने उसको शेयर किया। उसके नतीजे में आप देखिएगा त्रिपुरा का दंगा बहुत भयंकर शेप नहीं लिया उसने। मस्जिदों पे हमले हुए, कुछ घरों पे हमले हुए, कुछ इंसिडेंट्स भी हुए, लोगों का माली और लोगों को चोट भी पहुंची, नुकसान भी हुआ, लेकिन जो भयंकर वो शक्ल इख्तियार कर सकता था वो उसने नहीं की, क्योंकि टाइम उसको अटेंशन मिला, वो सोशल मीडिया कैंपेन्स का फायदा हुआ। तो अक्सर ये भी हो जाता है, तो हमको उसकी वैल्यू को भी खत्म नहीं करना चाहिए इमीडिएटली। इसीलिए आप देखिए फौरन पुलिस ने वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि उनको पता है इसी वजह से दंगा रुका था। तो बहरहाल वो एक अलग किस्सा है, वो एक अलग लड़ाई है, लेकिन वो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है उसमें हंगामा करना, हल्ला करना और वो शोर मचा करके रोकना, पब्लिक प्रेशर बनाना, उसकी जरूरत है, लेकिन वो इमीडिएट जरूरत है। उसके बाद का जो असल काम है वो फिर कानूनी और वो दस्तावेज और कागज से होने वाली लड़ाई है, जिसकी कि बड़े पैमाने पे हमें तैयारी होनी चाहिए। आमतौर पे ये देखते हैं कि हमारी वो तैयारी नहीं होती है। तो इस नोट पे इसको खत्म करते हैं आज की गुफ्तगू को, कि अगर जो है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम किया जाए तो इंशाअल्लाह उल अजीज जो है वो इसमें कामयाबी मिलती है और अभी मिली भी है, और आइंदा भी जो लोग इसमें कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे,
वो इंशाअल्लाह अज़ीज कामयाब होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए, और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम लोग जो है वो आपसे इस प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्रामों में इस्तेफादा करते रहेंगे। शुक्रिया फवाद साहब। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम में हाजिर होने के लिए। तो व्यूअर्स, आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा, जिसमें हमने दिल्ली जजमेंट पे आए हुए इस केस के सारे पहलुओं पर चर्चा करने की कोशिश की है। इसी से रिलेटेड कुछ अन्य मुद्दों पर हम आपके सामने फिर से हाजिर होते रहेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।